चलिए नमस्कार जी, स्वागत सत्कार अभिनंदन राम राम जय श्री कृष्णा राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। हमने काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर औद्योगिक क्रांति पूरी तरह पढ़ ली है, विशेष तौर पर फर्स्ट ग्रेड पीजीटी के लिए जो बैच चल रहा है उसके अंतर्गत। और आज परिचर्चा कर रहे हैं मेरे दोस्त उस औद्योगिक क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आप और हम मिलकर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? राधे राधे कांता जी, बहुत बहुत स्वागत। जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। पूजा, दीपक, मुकेश, सरिता हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। नीलेश विद्यार्थी हैं हमारे बीच में, बहुत अभिनंदन। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सभी को प्रणाम नमस्कार। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे साथियों, वैसे तो यह क्लास ऐप पे चल रही है लेकिन यह क्लास यूट्यूब पर भी लाइव जाने वाली है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में वाटर फ्रेम का जो आविष्कार है यह किसने किया था? कार्टराइट ने, व्हीटले ने, जॉन के ने, आर्कराइट ने। और अनुत्तरित प्रश्न है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? बताएं। वाटर फ्रेम दिखता कैसा है? तो आप मेरे दोस्त इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। मैं चूंकि आप लोगों को बता देता हूं, मैं जो भी चीज पढ़ाता हूं वह कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों चित्रों के माध्यम से पढ़ाता हूं। ये है वाटर फ्रेम, ये इस तरह से एक बना हुआ होता था वाटर फ्रेम। ठीक है, इमेजेस दिखा करके मैं बताया करता हूं। वाटर फ्रेम जो है यह आर्कराइट ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी? आर्कराइट। मेरे प्यारे साथियों इस बात को समझिएगा, आर्कराइट। अब तरीका देखिएगा, आर्क, देखो आर्क है ना, आर्क से बना है अर्क। हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, नहीं देते? और अर्घ किसका दिया जाता है? जल का दिया जाता है। जल को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर। तो मेरे दोस्त आर्क राइट वाटर फ्रेम। क्लियर हो गई क्या बात? और कार्ट राइट, कार्ट का मतलब गाड़ी, और गाड़ी चलती है शक्ति से। कार्ट राइट ने आविष्कार किया पावर लूम का। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर यह जो आर्क राइट है, जो कि एक वाटर फ्रेम है, यह वाटर फ्रेम जल शक्ति से चलने वाली पहली मशीन थी। इसीलिए इतिहासकार फिशर महोदय ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत वाटर फ्रेम के आविष्कार से ही मानी है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? चलिए बहुत अभिनंदन। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने वाणिज्यवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया है? वाणिज्यवाद, एडम स्मिथ, अलेक्जेंडर विलियम पेती, थॉमस मून। अनुत्तरित प्रश्न है, वाणिज्यवाद शब्द का पहला प्रयोग किसने किया है? अब यहां पर आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख करके यूनिक प्रश्न लगाइए, या जो सबसे लोकप्रिय है वह आप यहां पर लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे सर सबसे लोकप्रिय लग रहा है जी एडम स्मिथ। क्या लग रहा है? एडम स्मिथ। ये एडम स्मिथ वही है जिसने वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी है। बताएं कौन से नाम की किताब लिखी है? वेल्थ ऑफ नेशन नाम की किताब लिखी है। किसने लिखी है? यह लिखी है जी मेरे प्यारे साथियों एडम स्मिथ ने। क्या ये बात क्लियर हो गई? एडम स्मिथ ने ही मेरे दोस्त लेसेस फेयर पर बल दिया था। इसका मानना था कि आर्थिक विकास के लिए सब कुछ खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। ओपन मार्केट का, मुक्त व्यापार का बहुत बड़ा समर्थक हुआ है कौन? एडम स्मिथ। ठीक है, यह कहा करता था कि व्यापार वाणिज्य पर राज्य के नियंत्रण को व्यर्थ मानकर स्वतंत्र छोड़ने की नीति को अपनाया जाना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो नाम याद रखिएगा एडम स्मिथ, इसकी किताब है वेल्थ ऑफ नेशन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ द 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। एक महत्वपूर्ण पुस्तक के बारे में सवाल आया है। महत्वपूर्ण पुस्तक है अंग्रेजी की, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। इसका लेखक अर्नोल्ड टाइनबी है, स्टुअर्ट मिल, मॉरिस डॉब, डेविड थॉमसन है। अनुत्तरित प्रश्न है। भाई साहब पढ़ाया है क्या? मैं ठीक कर रहा हूं क्या? फटाफट से क्लास को साझा करिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सर याद रखिएगा, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड नाम की किताब जो है यह अर्नोल्ड टाइनबी के द्वारा लिखी गई है। किसने लिखी है? याद रखना, अर्नोल्ड टाइनबी ने यह किताब लिखी है। अर्नोल्ड टाइनबी ने जो है वह औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड लिखी है। औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या है? घरेलू उत्पादन प्रक्रिया का स्थान जो है यह कारखाना प्रणाली ने ले लिया था। क्या यह बात क्लियर हो गई? यानी कि जो हमारा मानव जीवन था वह मानव श्रम पर आधारित था। औद्योगिक क्रांति की वजह से यह मशीनी श्रम पर आधारित हो गया था। क्लियर हो गई? चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा,
कृषि उपकरण सीड ड्रिल का आविष्कार करने वाला जेथरो टल, लॉर्ड टाउनसेंड है, रिचर्ड रॉबर्ट है, कॉटन जिन है? अनुत्तरित प्रश्न है। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल कैसी दिखती है ये मैं आपको दिखाता हूं। ये है सर सीड ड्रिल, बीज बोने की मशीन हुआ करती थी। इस मशीन में इस तरफ एक पहिया लगा हुआ होता था, हाथ से चलाई जाती थी। ठीक है, यह जो जगह होती थी यह मशीन में गड्ढा करने का काम किया करती थी और यहाँ से जो है बीज डाले जाते थे। बीज जो है वह नीचे जमीन में इंसर्ट होते जाते थे और ये जो पीछे पावड़ा जैसी आकृति लगी हुई है इसके द्वारा किए गए गड्ढे को भरने का काम यह किया करती थी। और यह जो व्यक्ति है इसका नाम आता है जेथरो टल। कौन नाम आता है? जेथरो टल। इस जेथरो टल ने बीज बोने की एक नई मशीन सीड ड्रिल का आविष्कार किया। इससे बीज निश्चित मात्रा में और व्यवस्थित रूप से बोया जाने लगा। बीज जो है याद रखिएगा, बीज जो है वह निश्चित मात्रा में बोया जाने लगा, निश्चित मात्रा में बोया जाने लगा, प्लस व्यवस्थित रूप से बीज बोने की जो शुरुआत है यह शुरुआत सीड ड्रिल के आविष्कार से हुई थी, जिसका आविष्कार जेथरो टल के द्वारा किया गया था। यह है सीड ड्रिल की मशीन। समझ में आ गई क्या? पहिया लगा हुआ है, पहिए से यह मशीन चला करती थी। ठीक है, यह वह मशीन है जो गड्ढा करने का काम करती थी, यह बीज बोने का काम कर रही है, यह इसे वापस कवर करने का काम कर रही है और यहाँ से जो है बीज डाले जा रहे हैं। और ये जेथरो टल भाई साहब है। भाई साहब बहुत बढ़िया आविष्कार किया है आपने, कुछ भी कहो, मशीन का मजा आ गया है। जेथरो टल भाई साहब, आप ही ने सीड ड्रिल बनाई थी ताकि बीजों को व्यवस्थित रूप से बोया जा सके। अरे क्लियर हो गई क्या मेरे वीरों? हैं वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? क्लास को शेयर करते चलिएगा। औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्नलिखित में से किसने खोजा? हेनरी कोट, चार्ल्स गुडियर, अब्राहम डर्बी, मकाडम? अनुत्तरित प्रश्न। सड़क निर्माण वर्तमान में भी इसी तकनीक के माध्यम से जो है वह सड़क बनाई जाती है। ये देखिए सर, ये है यूरोप में सबसे पहले जो सड़क बनाई गई थी उसका एक दृश्य। किस तरह से मिट्टी डाली गई है, मिट्टी के ऊपर मोटे मोटे पत्थर, फिर उसके ऊपर बारीक गिट्टी डाली जा रही है। यह सड़क निर्माण की तकनीक है। क्या ये बात क्लियर हो गई? और कहीं ना कहीं यूरोप के इतिहास में सबसे पहले शानदार सड़क निर्माण की तकनीक मकाडम के द्वारा खोजी गई थी। किसने खोदी थी? मकाडम। इसीलिए इसे मकाडम पद्धति कहा जाता है। बताओ भाई क्या कहा जाता है? मकाडम पद्धति के रूप में हम इसे याद करते हैं। आज भी वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं याद रखिएगा, सड़क निर्माण में मकादम पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कांता यहाँ पर अब्राहम डर्बी नहीं आएगा। अब्राहम डर्बी ने तो लोहे से संदर्भित क्षेत्रों में बहुत बड़े परिवर्तन किए थे। 3 डर्बी हुए हैं, प्रथम डर्बी, द्वितीय डर्बी और तृतीय डर्बी। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? चले साहब, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत गजब का है। कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी? फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग म्यूल, कॉटन जिन, स्टीम इंजन? और अनुत्तरित प्रश्न है। वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी जो है इनका मिश्रण हुआ करती थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है। सर ये तो है आपके स्पिनिंग जेनी, जिसका निर्माण जेम्स हावर ग्रीज ने किया था। ठीक है, स्पिनिंग जेनी है यह। ये क्या है? ये है स्पिनिंग जेनी। ठीक है, इसके बाद जेम्स हावर ग्रीज ने इसकी खोज की थी। ये है आपके वाटर फ्रेम, जिसका रिचर्ड आर्कराइट ने यह खोजा था। ये क्या है? तो ये बात याद रखना, ये आ जाता है वाटर फ्रेम और इसको मिलाकर के जो बनाया गया है उसे हम कहते हैं म्यूल। सैमुअल क्रॉम्पटन ने इसका आविष्कार किया था। यह है म्यूल। ठीक है, ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है म्यूल। म्यूल होता है स्पिनिंग म्यूल। म्यूल का मतलब क्या होता है जी? खच्चर। क्या ये बात क्लियर हो गई? और क्रॉम्पटन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। किसने किया था जी? रिचर्ड क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया था। तो म्यूल में वाटर फ्रेम और कहीं ना कहीं स्पिनिंग जीनी को मिलाकर के जो बनाया गया उसे हम स्पिनिंग म्यूल कहते हैं। और म्यूल का आविष्कार जो है वह सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। 1779 में यह एक शानदार मशीन बनाई गई। इस मशीन से सूत काटने की गति में बढ़ोतरी हो गई और धागे में बारीकपन आना शुरू हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो औद्योगिक क्रांति विशेष तौर पर सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पर हुआ था।
ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न देखिए, कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? जेथरो टल, टर्निप टाउनसेंड, इली व्हिटने, जेम्स वॉटकिन। अनुत्तरित प्रश्न। भाई साहब कॉटन जिन, क्या गजब का प्रश्न लेकर आया हूं सर। कॉटन जिन, कॉटन जिन कैसी दिखती है? ऐसी दिखती है सर कॉटन जिन, देख लीजिए, यह होती है कॉटन जिन। ठीक है, कॉटन जिन होती है सामान्य तौर पर जो कपास होती है उस कपास में से गंदगी को दूर करने के लिए यह काम किया जाता था, या हम ऐसा कह सकते हैं कपास को बिलोने के तौर पर काम में लेने के लिए इसको उपयोग में लिया जाता था। एली व्हीट ने भाई साहब जो है इन्होंने कॉटन जीन का आविष्कार किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। एली व्हीट ने। अगला प्रश्न देखिए, हेनरी कोट ने किस तकनीक की खोज की थी? लोहे के शुद्धिकरण की तकनीक जिसे पडलिंग विधि कहते हैं, लोहे से इस्पात निर्माण की बेशेमर पद्धति, मजबूत सड़कों का निर्माण, वाष्प चालित नौका। और अनुत्तरित प्रश्न, हेनरी कोट ने किस तकनीक की खोज की है? बताओ। बहुत बढ़िया, सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। माफी चाहूंगा। सर याद रखना, हेनरी कोट ने जो है वह लोहे के शुद्धिकरण की तकनीक जिसे पडलिंग विधि कहा जाता है इसकी खोज की थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस आविष्कार की वजह से यह संभव हुआ कि अब शुद्ध लोहा बनने लगा। क्लियर हो गई? परिणाम स्वरूप जो नई मशीनें बन रही थी उनमें सुगमता आ गई, उनमें आसानी आ गई। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। तो लोहे के शुद्धिकरण को लेकर के हेनरी कोट को याद किया जाता है। 1814 में भाप की इंजन रॉकेट का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट फुल्टन, जेम्स वॉट, जॉर्ज स्टीफेंसन, हेनरी फोर्ड। और अनुत्तरित प्रश्न, एक भाप का इंजन है रॉकेट, यह रॉकेट नाम का भाप का इंजन जो है ये दुनिया की पहली जो रेलगाड़ी चली थी उसमें लगाया गया था। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैं आपको ये भाप का इंजन दिखा देता हूं, मेरे पास इसका चित्र होगा, 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा लगता है जब इमेजेस के माध्यम से इतिहास पढ़ते हैं तो और अच्छे से चीजें जो है वह क्लियर होने लगती है। क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? बताओ। सर ये है भाप का इंजन, जो कि किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंस ने बनाया था। ये है रॉकेट नाम का भाप का इंजन, और इसे लगाया गया दुनिया की पहली रेलगाड़ी जो चली थी वह कुछ इस तरह से चली थी। अब देखिएगा, यह है दुनिया की पहली रेलगाड़ी जिसमें इसको लगाया गया था। पूरा का पूरा इंजन ऐसे कैसे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह की दुनिया की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, और यह जॉर्ज स्टीफेंस के इंजन, भाप के इंजन से बनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं था? नए नगरों का उदय, उत्पादन में वृद्धि, जनसंख्या में कमी, स्कंद कंपनियों, औद्योगिक निगमों का उद्भव। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं, औद्योगिक क्रांति का परिणाम नहीं माना जा सकता। बहुत अच्छा प्रश्न है, स्कूल लेक्चर 2020 का सवाल है। कावे क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी रक्षाबंधन के अवसर पर बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो फिर देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी अगर आप हेल्पलाइन नंबर पर हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त हमारा हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। आप बिना किसी हिचक से हमसे बात कर सकते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? परिणाम नहीं था भैया, नए नगरों का उदय हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, स्कंद कंपनियां का मतलब होता है ज्वाइंट एक्सचेंज कंपनी। ठीक है, ज्वाइंट कंपनियां, औद्योगिक निगमों का, जनसंख्या में कमी थोड़ी हुई थी भाई साहब, नहीं, जनसंख्या में तो बढ़ोतरी हुई थी। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या हाँ या ना का जवाब दीजिएगा। जनसंख्या में क्या हुई थी? बढ़ोतरी हुई थी, ये बात याद रखिएगा। इतिहासकार कहते हैं, एक एनालिटिकल व्यू अप्रोच किया गया और कहा गया कि औद्योगिक क्रांति की वजह से जनसंख्या में लगभग 3 गुना तक बढ़ोतरी हुई थी। क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और और अनुत्तरित प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां पर हुई थी? बताओ। स्वागत है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का, जितने भी प्यारे साथी जुड़े हैं इस समय, अभिनंदन के पात्र हैं आप सभी। बताइए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी?
सर याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम जो है वह इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में होने के कई सारे महत्वपूर्ण कारण थे। पहला, इंग्लैंड एक मात्र राष्ट्र था, इसके बाद उपनिवेश थे, उपनिवेश की वजह से यानी कि बाजार बहुत था, पूंजी बहुत उपलब्ध थी, कच्चा माल उपलब्ध था, लोहे कोयले की खान थी, नौसैनिक सर्वश्रेष्ठता थी, राजनीतिक यहाँ पर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर एक शानदार क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन की वजह से संसदीय प्रणाली की स्थापना हो चुकी थी। क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वाणिज्यवाद में 3G से क्या आशय है। भाई साहब, जमाना 5G और 6G की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय यहाँ पर 3G हुआ करता था। गोल्ड, ग्लोरी, गोल्ड, गॉड, उपयुक्त सभी। बताओ 3G से क्या तात्पर्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जरूर साझा करिए इसका जवाब, ताकि आप और हम मिलकर के एक शानदार परिचर्चा यहाँ पर कर सके। सर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पर गोल्ड भी है, ग्लोरी भी है, गॉड भी है, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, 3G से तात्पर्य होता है गोल्ड, सोना, ग्लोरी यानी कि संपन्नता, और गॉड यानी कि ईश्वर। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। तो मेरे दोस्त, यहां पर कहा जाता है उपयुक्त सभी। 3G, वाणिज्यवाद में 3G से यहां पर क्या तात्पर्य होता है। 3G में 3 महत्वपूर्ण चीजें शामिल की जाती है। गोल्ड एक शामिल किया जाता है, ग्लोरी और एक शामिल किया जाता है गॉड। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात सर्वप्रथम किस उद्योग से माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग, संचार उद्योग, सड़क परिवहन और अनुत्तरित प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ है, सूत्रपात है, वह सबसे पहले किस उद्योग से माना जाता है। बताओ भाई साहब। औद्योगिक क्रांति ने समय समय पर सभी उद्योगों में योगदान दिया है ना। कृषि का मान लीजिए, सूती वस्त्र मान लीजिए, लोहा इस्पात मान लीजिए, परिवहन है, नई शक्ति है, संचार का क्षेत्र है, और कहीं सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहां पर हुई थी। सभी में हुई है। सूती वस्त्र उद्योग में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में सबसे पहले परिवर्तन हुआ था। क्या यह बात क्लियर हो गई। कहा जाता है जैसे आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया, तो फिशर महोदय कहते हैं कि साहब यह औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश था। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या। हाँ या ना का जरूर साझा करिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हा कितना गजब का प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। लुई ब्लांकी, टाइनबी, कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल। अनुत्तरित प्रश्न है। भैया, औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, बताओ। सर, औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहला प्रयोग लुई ब्लांकी ने किया है। यह फ्रांस के रहने वाले थे और यह शब्द 1837 में प्रयोग लिया। अर्नोल्ड टाइनबी ने इस शब्द को लोकप्रिय बना दिया था, दुनिया के सामने इसे अपना लोकप्रिय बनाया था। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड में। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या। वेरी गुड। चलो मैं आपको ये दिखता कैसा है भाई साहब लुई ब्लांकी, इसके बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं, क्योंकि इमेजेस के माध्यम में जो है ना, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती। ये है सर लुई ब्लांकी। क्लियर हो गई, जो फ्रांस का रहने वाला था, और इसी ने सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग 1837 ईस्वी में किया था। क्या ये बात क्लियर हो गई। हाँ या ना का जवाब जरूर साझा करिएगा। वेरी गुड। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, वाष्प इंजन का जो आविष्कार है वह किसने किया। जेम्स ब्रिडले, थॉमस न्यूकोमेन, जॉर्ज स्टीफेंस, हेनरी कोर्ट। अनुत्तरित प्रश्न है। वाष्प इंजन का आविष्कार हमारे स्कूलों में सामान्य तौर पर पढ़ाया जाता है। जब प्रार्थना होती है ना, तो एक लड़का जो है जीके की किताब हाथ में लेकर के पढ़ना शुरू कर देता। पढ़ता क्या वैसा, वो तो किताब अखबार पढ़ रहा होता है। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ सूती वस्त्र उद्योग से हुआ। फिशर महोदय ने वाटर फ्रेम के आविष्कार से औद्योगिक क्रांति का श्री गणेश मान। अरे मेरे दोस्त, इस बीच में कुछ गलत तथ्य आ गए। अब तक हमें जेम्स वाट पढ़ाया गया, गलत पढ़ाया गया। सर याद रखना, थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना है, थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा 1712 में सबसे पहले भाप के इंजन का आविष्कार किया गया था। थॉमस न्यूकोमेन का जो इंजन था यह खर्चीला था और उतनी क्षमता नहीं थी, परिणाम स्वरूप लोकप्रिय नहीं हो पाया। तो जेम्स वाट ने 1769 में इसमें परिष्कृत रूप प्रदान किया। क्या ये बात क्लियर हो गई। याद रखिएगा, जेम्स वॉट ने क्या किया। याद रखिएगा, थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा बनाए गए
भाप के इंजन का शुद्ध रूप हमारे सामने रखा, परिष्कृत रूप रखा। जेम्स ब्रिडले जो है, इसने भाई साहब नहरों के निर्माण का काम किया था, वर्सली कैनाल बनाई, इसने रॉकेट नाम का इंजन बनाया था। जॉर्ज स्टीफेंस। हेनरी कोर्ट ने लोहे के शुद्धिकरण का काम किया, जिसे हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, पडलिंग विधि के तौर पर हम जानते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो जी, अगला प्रश्न देखिए, रबड़ के वलनीकरण की खोज करने वाला कौन था? रबड़ का वलनीकरण करने का तात्पर्य है मेरे प्यारे साथियों, रबड़ जो होता है ना, उस रबड़ को एक तरह से अगर मैं कहूं तो सशक्त कर देना, यानी कि सख्त बनाने की जो प्रक्रिया होती है। चार्ल्स गुडियर, साइरस फील्ड, जेम्स वार्ड, मकाडम। अनुत्तरित प्रश्न। भाई साहब दो तो वैसे ही गलत हो गए, क्या मैं ठीक कर रहा हूं क्या? कौन कौन हो गए? जेम्स वाट और मकाडम। मकाडम ने सड़कें बनाई, जेम्स वाट ने भाप का इंजन, चार्ल्स गुडियर ने रबड़ के वलनीकरण की खोज का काम किया था। अगला, स्वेज नहर का निर्माण किस फ्रांसीसी इंजीनियर ने किया? फर्डिनेंड दी लेस्पेस, सर चार्ल्स गुडियर, जेम्स ब्रिडेल, ग्राम बेहल। अनुत्तरित प्रश्न है। स्वेज नहर जो है ना, यह बात याद रखिएगा, यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। और इसका निर्माण 1869 जब महात्मा गांधी पैदा हुए भारत में, तब यह हुआ था, किया गया था। और यह फ्रांस का एक इंजीनियर था, डोम्टा फर्डिनेंड दी लेस्पेस। स्वेज नहर के निर्माण से कहा जाता है कि एशिया और यूरोप की दूरी 1/3 ही रह गई थी। ठीक है। और 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति हुए कर्नल नासिर, उन्होंने इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला, गलत युग्म की पहचान करें। हेनरी कोट, पडलिंग विधि, जॉन के, स्पिनिंग जेनी, एडमंड कार्टराइट, पावर लूम, ई ली व्हिटनी, कॉटन जीन। अनुत्तरित प्रश्न है। गलत युग्म की पहचान करें। सर देखो, हेनरी कोट ने पडलिंग विधि अभी थोड़ी देर पहले बताया, कार्टराइट, पावर लूम पहले प्रश्न में चर्चा की थी, एली व्हिटनी, कॉटन जीन। जॉन के जो है ना भाई साहब, इसने फ्लाइंग शटल बनाई थी। क्या बनाई थी? फ्लाइंग शटल बनाई थी। और स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है, यह किसने किया था? तो यह स्पिनिंग जेनी जो महत्वपूर्ण है, इसका आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है जेम्स हावरग्रीस को। हावरग्रीस को दिया जाता है। फ्लाइंग शटल कैसी होती है, यह शायद मैंने आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, अभी दिखा देते हैं। यह है सर फ्लाइंग शटल, देख लीजिए। यह है फ्लाइंग शटल, बहुत शानदार तरीके से काम किया करती थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जो प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रश्न क्या है? 18वीं सदी के दौरान ब्रिटिश आर्थिक विकास का वर्णन करने के लिए किसने औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया था? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, अर्नोल्ड टाइनबी, रॉबर्ट ओवेन। अनुत्तरित प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति शब्द को लोकप्रिय बनाया। औद्योगिक क्रांति जो शब्द है, इसे लोकप्रिय बनाने वाला कौन था? मैंने पहले कहा सर अर्नोल्ड टाइनबी है जिसने इसे लोकप्रिय बनाया था। क्या बात क्लियर हो गई? अर्नोल्ड टाइनबी जो है, इसके द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया था, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, और पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग लुई ब्लांकी के द्वारा 1837 में किया गया था। 1785 में पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? क्रॉम्पटन, एडमंड कार्टराइट, सर एटनी, हावरग्रीज। और अनुत्तरित प्रश्न है, बताएं। पावर लूम का जो आविष्कार है 1785 में किसने किया था? देखो, दो नाम आते हैं, हमेशा विद्यार्थी कंफ्यूज रहता है भाई साहब, आर्क राइट और मेरे दोस्त कार्टराइट। मुझसे कई बार विद्यार्थियों ने यह बात कही, पिछली बार जब कॉलेज लेक्चर का पेपर हुआ था ना राजस्थान में भी, 2-3 महीने पहले, ठीक है, तो वहां पर भी कुछ उस बैच में भी कई सारे विद्यार्थी पूछते थे कि भैया इनमें बहुत कंफ्यूजन रहता है सर, हम क्या करें। मैंने कहा भैया देखो, आर्क है ना, अर्क किसे दिया जाता है? सूर्य को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्क। जेठालाल देता है ना अक्सर, तो भाई साहब इसीलिए सूर्य जो है इसे अर्क दिया जाता है। अर्क का मतलब होता है जल, जल को अंग्रेजी में कहते हैं वाटर। तो मेरे दोस्त आर्क राइट ने बनाया वाटर फ्रेम।
क्या ये बात क्लियर हो गई? आर्कराइट ने क्या बना दिया? वाटर फ्रेम। कार्ट, कार्ट का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है, कार्ट का मतलब क्या होता है? गाड़ी। गाड़ी चलती है किससे? पावर से। तो कार्टराइट ने बना दिया पावर लूम, ठीक है। तो एडमंड कार्टराइट ने क्या बनाया था? पावर लूम बनाया था। अक्सर विद्यार्थी कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं चलता कि पावर लूम होता क्या है, हमें दिखाओ भाई साहब एक बार। दिखा देंगे मेरे छोरों, इतना काय परेशान हो रहे हो मेरे लाला लालियों हैं, मेरे वीरों मेरी वीरांगनाओं। मैं हूं ना इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। यह है सर पावर लूम जो एडमंड आर्कराइट कार्टराइट के द्वारा बनाया गया था। क्लियर हो गई? चलो अब थोड़ा सा प्रचार प्रसार कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि यह क्लास यूट्यूब पर भी जाएगी तो प्रचार प्रसार करना बेहद जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, अभी इस समय हमारे पूरे भारत में एक बहुत शानदार राष्ट्रीय पर्व चल रहा है, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। इसके आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऑफर लेकर आए हैं हम 14 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक। इतिहास विषय का फर्स्ट ग्रेड पीजीटी का अगर कोर्स खरीदते हैं, ऑनलाइन कोर्स है, इसका संपूर्ण इतिहास का ऑनलाइन कोर्स केवल और केवल 2,999 रुपए का है। लाइव क्लास है, संपूर्ण पाठ्यक्रम, पैनल पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई मदद की आवश्यकता हो तो आप 8802060952 पर संपर्क कर सकते हैं। आप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन। क्या डाउनलोड करिएगा? काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इस ऐप पर आप इतिहास विषय का कोर्स ढूंढिए तो आपको यह कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। यह कोर्स समस्त पीजीटी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा, जिसमें आप यूपी की पीजीटी दे सकते हैं, मध्य प्रदेश की दीजिए, बिहार की दीजिए, इसके अलावा उत्तराखंड पीजीटी को आप दीजिए, छत्तीसगढ़ को दीजिए, बिहार के बाद झारखंड को दीजिए आप, केवीएस एनवीएस पीडीजीटी जो है आप दे सकते हैं, डी ट्रिपल एस बी में समान रूप से उपयोगी रहेगा। इसके अलावा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, यानी कि कुल मिलाकर के बात यह है जहां पर भी पीजीटी एग्जाम होता है आप इनमें दे सकते हैं। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, इसमें जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर होता है उसके लिए भी यह बड़ा शानदार उपयोगी कोर्स है। तो भूल मत जाना, ऑफर का लाभ लेना। 14 से लेकर 21 अगस्त तक काव्य क्लासेस कोटा के मोबाइल एप्लीकेशन पर हमारा शानदार ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत पीजीटी फर्स्ट ग्रेड इतिहास विषय का ऑनलाइन कोर्स, कंप्लीट कोर्स केवल और केवल 2,999 रुपए का है। लाइव क्लास है, संपूर्ण पाठ्यक्रम, पैनल पीडीएफ है, टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज नोट्स, टेस्ट सीरीज मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन यहां पर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। तो चलिए इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। अगला प्रश्न ये रहा, जेम्स वॉट जो है इसे जाना जाता है, बताओ भाई किस लिए जाना जाता है? कोयला लोहा उद्योगों के लिए, बिजली के लिए, स्पिनिंग जेनी के लिए, भाप के इंजन के लिए? अनुत्तरित प्रश्न। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऐप पर फर्स्ट ग्रेड के इतिहास विषय का कोर्स पढ़ा, औद्योगिक क्रांति पढ़ लिया, औद्योगिक क्रांति के नोट्स बनाने के बाद जब आप ये प्रश्न कर रहे हैं तो आनंद की अनुभूति हो रही है नहीं हो रही है? मैं तो ये कहूंगा जी आनंद की नहीं परमानंद की अनुभूति हो रही है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या मेरे वीरों? सर याद रखना, भाप के इंजन के लिए जाना जाता है। थॉमस न्यूकोमेन ने जो 1712 में भाप का इंजन बनाया था, उसकी कमियों को दूर किया जेम्स वॉट ने और 1769 में नया भाप का इंजन दे दिया था। कब दिया भाई साहब? 1769 में। बुलियनवाद क्या है? चांदी का निर्यात करने के लिए समर्पित मुक्त व्यापार का एक हिस्सा, एडम स्मिथ द्वारा समर्पित प्रारंभिक व्यापारिकता का एक हिस्सा। अनुत्तरित प्रश्न, व्हाट वाज द बुलियनवाद? बुलियनवाद क्या होता है? देखो बुलियनवाद का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आप व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए पैसों की जगह पर सोने चांदी का उपयोग करना, तो यह क्या होता है जी? बुलियनवाद होता है। क्लियर हो गई क्या? यह क्या होता है? यह बुलियनवाद होता है। पैसे की राशि से कीमती धातु जो है उसके माध्यम से हम उपयोग करते हैं, तो व्यापार में सोने चांदी का उपयोग करना। द वेल्थ ऑफ नेशन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेसेस फेयर की नीति यानी कि मुक्त व्यापार की जो नीति है वह इसी में देखने को मिलती है। क्या मिलती है भाई साहब? मुक्त व्यापार की नीति। एडम स्मिथ, थॉमस मूर, किपलिंग, कॉल्बर्ट। अनुत्तरित प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है यह 1776 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में प्रकाशित हुई, और यह रचना मानी जाती है जी एडम स्मिथ की।
क्लियर। अगला, बहुमूल्य धातुवाद और अनुकूलन व्यापार संतुलन किसके मूल लक्षण थे? उपनिवेशवाद के, वाणिज्यवाद, व्यापारवाद, स्वतंत्र व्यापार और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ मेरे दोस्त, बहुमूल्य धातुवाद, अनुकूल व्यापार संतुलन जो है यह किसके मूल उद्देश्य हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है, यूजीसी नेट का प्रश्न है सर। यह है वाणिज्यवाद, मर्केंटिलिज्म का यह शानदार उद्देश्य माना जाता है। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनसेंड ने किस क्षेत्र में योगदान दिया? कपड़ा उद्योग, वाष्प शक्ति, कृषि और मेरे दोस्त खनन। अनुत्तरित प्रश्न, चार्ल्स टाउनसेंड का योगदान जो है वह किस में माना जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कृपया जवाब दीजिए। चार्ल्स टाउनसेंड, चार्ल्स टाउनसेंड का जो संबंध है वह माना जाता है। सर याद रखना, यह कृषि से संबंधित है। इन्होंने सलजम की खेती को बढ़ावा दिया था, पता होगा। सलजम को अंग्रेजी में टर्निप कहा जाता है, इसीलिए इन्हें टर्निप टाउनसेंड कहा जाता है। क्लियर हो गई। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योगों के क्षेत्र में निम्नलिखित आविष्कारों को पहले से शुरू करते हुए अंत तक लेकर जाइए। जेम्स हावरग्रीज स्पिनिंग जेनी, जॉन के फ्लाइंग शटल, सैमुअल क्रम्पटन का म्यूल, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम। यहाँ पर कुछ आविष्कार दे रखे हैं, क्या ये बात क्लियर हो गई? अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि कहीं ना कहीं कौन सा आविष्कार जो है वह कब हुआ। जेम्स हारग्रीज ने जो है स्पिनिंग जेनी, जॉन के ने फ्लाइंग शटल, सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल और रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम। अब मैं अगर चर्चा करता हूं तो जेम्स हावरग्रीज ने स्पिनिंग जेनी जो है वह 1764 में खोजी थी। जॉन के ने फ्लाइंग शटल 1733 में खोजी थी, क्या मैं ठीक कह रहा हूं? इसके बाद एक नाम आता है सैमुअल क्रॉम्पटन, 1779। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम 1769। अरे मेरे प्यारे साथियों, कैसे भूल जाते हो कि वाटर फ्रेम और जेनी को मिलाकर ही तो म्यूल बनाया गया था। तो म्यूल तो ए और डी के बाद आएगा, है ना, यानी कि सी जो है वह ए और डी के बाद आएगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ए और डी के बाद यहां पर आ रहा है, ए और डी के बाद यहां पर भी आ रहा है, यह भी नहीं हो सकता भाई साहब, दो तो वैसे ही बच गए। अब सबसे पहले जो खोजा गया था ना, वह खोजा गया था हमारा जो है फ्लाइंग शटल 1733 में। तो ये लो भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई क्या? तो देखिएगा, जॉन के का फ्लाइंग शटल 1733, फिर जेम्स हावरग्रीज का स्पेनिंग जेनी 1764, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर फ्रेम 1769, सैमुअल क्रॉम्पटन का 1779। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, मजा आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है? नवीन और टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की खोज, उत्पादन व्यवस्था का नया संगठन, तीव्र शहरीकरण, बंद अर्थव्यवस्था का उदय और अनुत्तरित प्रश्न है। बताओ। बताइए, औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है। सर याद रखना, बंद अर्थव्यवस्था का उदय नहीं भाई साहब, औद्योगिक क्रांति की वजह से तो खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था जो है यह कहीं ना कहीं हमारे समक्ष आती है। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन उस प्रसिद्ध लेसेस फेयर पॉलिसी के प्रतिपादक थे जिसने औद्योगिक क्रांति में अप्रतिरोधी भूमिका निभाई? एडम स्मिथ, रॉबर्ट माल्थस, एडमंड बर्क, विलियम हुल। अनुत्तरित प्रश्न है, लेसेस फेयर पॉलिसी के प्रतिपादक थे जिसमें औद्योगिक विकास में अप्रतिरोधी की भूमिका निभाई थी। बताओ। सर देखिएगा, लेसेस फेयर एडम स्मिथ, लेसेस फेयर पॉलिसी का मतलब क्या होता है जी, कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें हस्तक्षेप यानी कि सरकारी नियंत्रण कम से कम होना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की चर्चा की जा रही है, अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी नियंत्रण कम से कम हो।
ठीक है, उसे हम लेसेस फेयर की पॉलिसी कहते हैं। क्लियर हो गई। चलिए बात करते हैं एडम स्मिथ की लेसेस फेयर यानी कि मुक्त अर्थव्यवस्था के बारे में। एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी, नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। लेसेस फेयर पॉलिसी का तात्पर्य इसमें बताया गया कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी नियंत्रण कम से कम हो, ठीक है, उसे लेसेस फेयर की पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप जो है वह न्यूनतम होना चाहिए, यही लेसेस फेयर की पॉलिसी है जो एडम स्मिथ ने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में प्रतिपादित की थी। क्लियर। चलो जी अगला प्रश्न देखिए। औद्योगिक क्रांति किस वर्ग का राजनीतिक उत्कर्ष हुआ? निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, शासक वर्ग? अनुत्तरित प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का राजनीतिक रूप से उत्कर्ष हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है भाई साहब। राजनीतिक रूप से हस्तक्षेप हुआ कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग का। ठीक है ना। अब मध्यम वर्ग की जो है भाई साहब दुनिया पूछने लगी थी। तो ये थे हमारे औद्योगिक क्रांति के कुछ जबरदस्त प्रश्न। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे और इसी तरह से शानदार तैयारी करना चाहते हैं जहां पर आपको मिले 1-to-1 गाइडेंस, टीचर का भरपूर सपोर्ट, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन, या आप हमसे संपर्क करिए 8802060952 हमारी हेल्पलाइन नंबर है जहां पर आपका पूरा सपोर्ट किया जाएगा। आप किसी भी पीजीटी भर्ती परीक्षा या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं इतिहास विषय का। 14 अगस्त से 21 अगस्त तक बड़ा जबरदस्त ऑफर चल रहा है सर। यह ऑफर जो है आपके लिए है संपूर्ण इतिहास का ऑनलाइन कोर्स केवल 2,999 रुपए का है। माफी चाहूंगा। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे साथ, हम करेंगे आपके सपनों को साकार। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। लाइक कर दीजिएगा क्योंकि हमने आपके साथ मेहनत की है, और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन कोर्स के लिए काव्य क्लासेस कोटा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हेल्पलाइन नंबर 8802060952 है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।